अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान के संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, हमारा जीवन हमारी दृष्टि पर डिपेंड करता है। जिंदगी में हम क्या देखते हैं वैसा नहीं। इट्स नॉट what we see, it's what we see, it's how we see that matters। हम क्या देखते हैं ये मायने ज़्यादा नहीं रखता, हम कैसे देखते हैं ये मायने रखता है। हम जीवन में हर परिस्थिति में आनंद में रहना सीखें, उसके लिए आवश्यक है हम अपनी दृष्टि से देखें तो सही, लेकिन उस परिस्थिति को दूसरों की दृष्टि से भी देखने की कोशिश करें। जब हम अपनी दृष्टि में ही अड़े रहते हैं तो वहाँ एक प्रकार से विसंवाद शुरू होने की संभावना हो जाती है। जब हम उस परिस्थिति को दूसरे के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं, वही भी संवाद में बदलने लगता है। आप अपने भीतर झांक कर के देखें, जब भी आपका आपस में किसी से मनमुटाव होता है, आपस में आपकी नहीं पटती है, एक दूसरे को लेकर के संक्लेश होने लगता है, कहीं ना कहीं एक बात अवश्य निकल कर के आती है। आप उस परिस्थिति में सिर्फ स्वयं तक ही सीमित रहते हैं। हम दूसरों को समझने की कोशिश नहीं करते। सुख और शांति हम चाहते हैं तो एक सिद्धांत जो जैन धर्म का सबसे प्रमुख सिद्धांत है, और वह सिद्धांत है अनेकांत का सिद्धांत। अनेकांत का सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जहाँ व्यक्ति हर विकट से विकट परिस्थिति में भी अपना साम्य भाव बना करके रह सकता है। महावीर भगवान ने जो सिद्धांत दिया है, अथवा अनादिकाल से जिन धर्म का सिद्धांत चला आ रहा है, उस पर ये शांति का भवन खड़ा होता है।
जो व्यक्ति अनेकांत को समझ लेता है उसके जीवन में कभी भी विकल्प पैदा होंगे ही नहीं, किसी को भी लेकर के नहीं होंगे। हमारे मन में विकल्प पैदा ही तब होते हैं जब हम सिर्फ अपनी दृष्टि तक ही सीमित रहते हैं। हम दूसरे की दृष्टि से वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश नहीं करते। आप देखो, आपसे आपका जिन जिन के साथ मन मैच नहीं कर रहा है अथवा जिन जिन से आपको विकल्प होता है अपने जीवन में, चाहे आपके संबंध पिता पुत्र के हों, चाहे भाई भाई के हों, चाहे पति पत्नी के हों, चाहे सास बहू के हों, देवरानी जेठानी के हों, पड़ोसी के हों, सामान्य से कलीग मित्र आदि के हों, जिन संबंधों में खटास आती है, जिस भी संबंध में और जिस व्यक्ति के साथ आपके व्यवहार में खटास आने लगती है, कहीं ना कहीं एक बात अवश्य निकल करके आएगी। वो या तो आपकी दृष्टि को नहीं समझ पाता है अथवा आप उसकी दृष्टि को नहीं समझ पाते। आप अपनी बात पर अड़े रहते हो, सामने वाला अपनी बात पर अड़े रहता है। झुकने को ना आप तैयार होते हो, झुकने को ना वो तैयार होता है। बस जब हमारा मन सामने वाले को सुनने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं होता है, तो समझना हमने एक प्रकार से जो दृष्टि बना ली है वो अपनी ही दृष्टि बना ली है। हम अपने ही लेंस से उसे देखने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने ही चश्मे से हर परिस्थिति का आकलन करने की कोशिश करते हैं। आप अपनी दृष्टि में सही हो सकते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं भी अपनी दृष्टि से सही हूं। जब दोनों ही अपनी दृष्टि से सही हैं, तो फिर ये विसंवाद क्यों, मनमुटाव क्यों, ये विकल्प क्यों? और यदि विकल्प है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी अवश्य। थोड़े से अपने अपने संबंधों को देखने की कोशिश करें। इस अनेकांत का सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। प्राय जब भी अनेकांत का नाम आता है तो व्यक्ति ये समझता है ये जैन धर्म के सिद्धांत को समझने के लिए, शास्त्रों के रहस्य को समझने के लिए बड़ा क्लिष्ट विषय है, कठिन विषय है। आपने उसे सिर्फ शास्त्रों तक सीमित करके रख दिया है। लेकिन प्रभु ने जो बताया है वो शास्त्र समझने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं, वो हमारे व्यवहारिक जीवन में उपयोग में लाने के लिए। शास्त्र पढ़ करके उस सिद्धांत को कोई व्यक्ति अपने व्यवहारिक जीवन में ना उतार पाए तो सिद्धांत की कोई कीमत नहीं होती। जो भी प्रभु ने कहा है नियम से मान करके चलना, उसका उपयोग
हम सबके जीवन में बड़ा अच्छा है। बस गलती ये रह जाती कि हमने धारणा बना ली है, ये तो हमारे कोई काम का नहीं है। अनेकांत का सिद्धांत वो कहता है, जहां अनेक अंत हैं, अनेक दृष्टियां हैं, अनेक चश्मे हैं, जितने व्यक्ति उतनी ही दृष्टि हो जाती है। जरूरी नहीं बिल्डिंग के जिस व्यू को हम देख रहे हैं बिल्डिंग उतनी ही है, वैसे ही है। फ्रंट एलिवेशन से बिल्डिंग अलग नजर आती है, साइड व्यू से वो अलग दिखती है, रेयर व्यू से वो अलग दिखती है, और टॉप व्यू से वह बिल्डिंग अलग दिखती है। चार लोग चार दिशा में खड़े हो जाएं और कहें, अपनी ही बात पे अड़े रहें कि ये बिल्डिंग ऐसी ही है जिस व्यू को लेकर के हम देख रहे हैं, और सामने वाले की सुनने की कोशिश ना करें, तो वहीं विकल्प शुरू हो जाते हैं। इसकी मिसाल कम करें, आप फ्रंट व्यू देख रहे हो, फ्रंट व्यू की अपेक्षा बिल्डिंग वैसी ही है, लेकिन ओवरऑल बिल्डिंग वैसी नहीं है। आप अपने दृष्टिकोण से बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो साइड व्यू देख रहा है बिल्डिंग का, उसे तो बिल्डिंग दूसरी ही नजर आ रही है। फ्रंट एलिवेशन बहुत अच्छा होता है, और साइड एलिवेशन जो होता है एक फ्लैट दीवार से दिखती है और कुछ भी नज़र नहीं आता, और पीछे से हम देखने की कोशिश करें तो और भी कुछ समझ में नहीं आता, और ड्रोन से उस बिल्डिंग की फ़ोटो ली जाए तो क्या नज़र आएगा? एक प्लॉट ही नज़र आएगा, अथवा एक छत ही नज़र आएगी लंबी चौड़ी, उसके अलावा और कुछ नज़र नहीं आएगा। बिल्डिंग में सारी दृष्टियां हैं। जब हम पूरी बिल्डिंग को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सारी दृष्टियों को हमें समाहित करना होगा। हम सिर्फ अपनी दृष्टि तक उस बिल्डिंग को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो नाइंसाफी हो जाएगी। हमें उस व्यू को भी देखने की कोशिश तो करना पड़ेगा ना। जो सिर्फ एक ही व्यू तक सीमित रह जाता है, एक ही दृष्टि तक सीमित रह जाता है, अथवा जो सिर्फ अपनी दृष्टि तक सीमित रह जाता है, उसकी एक दृष्टि हो जाती है, और जिसकी एक आंख होती है उसे क्या कहा जाता है? जिसकी एक ही आंख होती है क्या कहा जाता है? काना। काना। जो एक ही आंख से सब कुछ देखने की कोशिश करता है, एक ही आंख से, अभिप्राय यहां पर सिर्फ अपनी ही आंख से देखने की कोशिश करता है, तो व्यवहारिक जीवन में भी वो उस काने की भांति हो जाएगा। हमें सामने वाले की परिस्थिति को भी तो समझना चाहिए, नहीं समझना चाहिए। जब हम सिर्फ एक आंख तक सीमित रखते हैं, एक दृष्टि तक सीमित रहते हैं, तो वहाँ एक ही अंत हो जाता है, और वो कहलाता है एकांत। और जहाँ हम अनेक दृष्टियाँ ला लेते हैं वस्तु को समझने के लिए, अनेक अंत, अनेक पहलू, अनेक गुण, अनेक स्वभाव, जो भी आप समझ लो, जिस शब्द को भी आप लेकर के समझ लो, आपका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, हमारा पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। हम अपने में अड़े हैं, आप अपने में अड़े हैं। जहाँ दोनों व्यक्ति अपने अपने में अड़ जाते हैं, वहाँ ही आ जाता है ना। आप बोलते हैं मैं ही सही हूँ, सामने वाला कहता है नहीं मैं ही सही हूँ।
जहां ही आ गया, बिना पॉइंट ऑफ व्यू के, बिना किसी अपेक्षा के जहां ही आ जाता है, वहीं सारी गड़बड़ी शुरू हो जाती है। जैन शास्त्रों में एक बड़ा अच्छा उदाहरण आता है, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, चित्र भी देखा होगा, प्राय हर व्यक्ति ने देखा होगा चित्र। 7 अंधों का चित्र, जो जन्मांध थे और हाथी की पहचान कर रहे थे। सुना है ना? एक पूंछ पे लटका है, एक हाथी के पैर को पकड़ रहा है, एक हाथी के उस पेट को छू रहा है, और एक सूंड में ही टंग गया है। एक अंधा उस हाथी के कानों के शेप को देख रहा है, स्पर्श करके अंदाज लगा रहा है, और एक अंधा उसके दांतों में झूल रहा है। सबसे पूछा गया, हाथी कैसा है? सबने क्या कहा? सबने कह दिया, जिसके हाथ में जो आया वो उसी पे लटक गया, उसी में अड़ गया, है ना? जो पूंछ में लटका था उसे क्या लग रहा था? उससे पूछा गया, हाथी कैसा है? तो हाथी के जैसे रस्सी पे झूलते हैं वैसे हाथी, जैसे रस्सी को पकड़ करके। बोले मैं भी उस पर झूला हूं। एक ने उसके पूरे पाँव को छुआ, गोलाई को लिए स्तंभ के झांसे, जैसे गोल पिलर होता है। बोले हाथी वैसा। तीसरे से पूछा, जो उसके पेट को टच कर रहा था, शुरू से लेकर आखिरी तक बहुत लंबा जा ही जा रहा था। उस स्पर्श ज्ञान से उसने जान लिया, हाथी तो एक फ्लैट है, थोड़ा दीवार की जैसी है, पर वो दीवार थोड़ी गोलाई सी ली हुई है, एकदम ईंट की दीवार नहीं है, पर मिट्टी जैसी दीवार बनती है ना, मिट्टी की बनाते हैं थाप करके, तो बोले जैसे मिट्टी की दीवार को बनाया जाता है, हाथी उसी प्रकार का है। और वो दीवार जो है पुरानी सी है, जीर्ण शीर्ण सी है, उसमें स्क्रैचेस भी आ गए हैं, क्योंकि हाथी की पेट की स्किन तो ऐसी रहती है। जिसने सूंड पे चढ़ाई की थी उसे लगा ये तो अजगर जैसा है, और जो दांतों को लेकर के लटका हुआ था, उस पर झूल रहा था, उसे क्या लगा बड़ा हार्ड है। तो जैसे कोई धनुष होता है उसी शेप का है और बड़ा मजबूत है, और जो कान को स्पर्श कर रहा था, देख रहा था, जिसने सूप को जाना था स्पर्श करके उस आकार को लगभग, बोला हाथी तो सूप के आकार का है। अब बताइए, क्या हाथी रस्सी जैसा है कि खंबे जैसा है? क्या है? हाथी अजगर जैसा है, दीवार जैसा है, सूप जैसा है, धनुष जैसा है, कैसा है? स्तंभ जैसा है। जिन जिन अंधों ने हाथी के जिस पोर्शन को छुआ था वो सही कह रहे थे। उसमें से कोई भी अंधा व्यक्ति गलत नहीं कह रहा था। गलत था? कोई भी गलत नहीं कह रहा था, क्योंकि जो उन्होंने अनुभव किया था, जो उन्होंने जाना था, उसी के अनुसार वो हाथी की व्याख्या कर रहे थे। अब आंख वाला व्यक्ति आता है, वो सबके बातों को सुन रहा था। अब वो जब हाथी का व्याख्यान करेगा तो कैसा करेगा? बताइए, हाथी कैसा होता है? खंबे जैसा होता है? हाँ, कथनचित खंबे जैसा भी है। जब दृष्टि पैर की ओर आएगी उसके हाथी के,
तो लगेगा कि खंबे जैसा ही तो है। जब उसकी पूंछ को देखेगा तो जो रस्सी की भांति उसकी व्याख्या कर रहा था, कहेगा हाँ हाथी रस्सी जैसा भी है। लेकिन सारे अंधे अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। बोले मैंने स्पर्श करके देखा है, अभी स्पर्श किया, सामने ही स्पर्श किया। सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं, जो मैंने अनुभव किया उसके आधार पर कह रहा हूं। और उनका अनुभव गलत नहीं था, सत्य था। तो गलती कहां हो गई फिर? जब सबका अनुभव सत्य था, सबकी व्याख्या सही थी, तो गलती कहां हो गई? बताइए। अब दृष्टि तो थी नहीं उनके पास। उनके पास हाँ आंख तो थी उनके पास, पर ये वाली आंख नहीं। उनका हाथ ही, उनका स्पर्श ज्ञान ही उनकी आंख बन गई। छू करके ही वो जानते हैं। जैसे अंधे व्यक्ति होते हैं ना, उनकी लिपि जो होती है ब्रेल लिपि होती है। वो देख करके नहीं पढ़ते, वो टच करके, स्पर्श करके उस अक्षर ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो स्पर्शन इंद्रिय ही उनकी एक प्रकार से दृष्टि हो जाती है। छू करके ही वो पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। तो वही एक इंद्रिय उनके लिए आंख का काम कर रही थी। अब हमें समझना है कि गलती कहां हो रही है, गलती है कि नहीं इस उदाहरण में। जो व्याख्या कर रहे थे वे अंधे लोग, कुछ गलत है नहीं इसमें। गलती सिर्फ यहां हो रही थी, हर अंधा व्यक्ति अपनी बात पर अड़ा था। वो दूसरे की बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। उसने जो छुआ था बस उसी के अनुसार हाथी की व्याख्या, और उसी के अनुसार वो हाथी को समझ रहा था। लेकिन जब हम पूरे हाथी को समझना चाहते हैं तो हमें सबके पक्ष को समझना होगा, सबके दृष्टिकोण को समझना होगा। और जो व्यक्ति सबके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करता है, वह व्यक्ति अनेकांत की ओर आ जाता है। और जो व्यक्ति सिर्फ अपने दृष्टिकोण तक अड़ा रहता है, उसने सिर्फ पैर पकड़ा है, वहीं तक अड़ा है। और उसकी व्याख्या स्तंभ की भांति हाथी है। अब उसने ही लगा दिया, मैंने स्वयं अनुभव किया है और जो मैं कह रहा हूं वही सही है। और जो आंख वाला व्यक्ति आया, उसने क्या किया? सबको मिला दिया, सारी दृष्टि को मिला दिया। और जहां सारी दृष्टि मिल गई तो वहां पूर्णता आ गई। जो सर्कल होता है 360 डिग्री होती है उसकी, 360 डिग्रीज होती हैं। यदि आप सिर्फ 30 डिग्री को लेकर के चलोगे तो अभी भी उसमें 330 डिग्री बाकी है जो आपके ज्ञान से परे है। 30 डिग्री के अनुसार तो आप सत्य हैं, लेकिन 330 डिग्री के अनुसार आप अभी गलत हैं। जब हम एंगल की व्याख्या करने की कोशिश करेंगे, कोण ऐसा होता है, उस दृष्टि से आप सही हैं। लेकिन जब हम सर्कल की व्याख्या करने की कोशिश करेंगे तो वहां गलती हो जाएगी। तो हमें यदि वस्तु स्थिति समझना है तो हमें समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। सारे एंगल से उस सर्कल को देखना होगा, सारे एंगल से उस हाथी को देखना होगा। पूंछ के एंगल से भी, पैर के एंगल से भी, पेट के एंगल से भी, सूंड के एंगल से भी, कान के एंगल से भी, दांत के एंगल से भी, हर एंगल से देखना होगा। जब सब एंगल को हम मिला देंगे तो हाथी पूर्ण समझ में आ जाएगा। ये तो हो गया दृष्टांत।
उदाहरण। अब इस उदाहरण को आप सभी लोग अपने अपने जीवन में घटाइए। आपके घर में 6 अंधे हैं, है ना? 6 अंधे ना? माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी। कई 8 भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकता है, बहू भी हो सकती है, ननंद भी हो सकती है, भौजाई भी हो सकती है। कितने अंधे हैं आपके घर में? कितने हैं बताइए। उनकी संख्या बहुत हो सकती है। वृत्त में, सर्कल में 360 अंधे हो सकते हैं। तो जितने लोग आप उतने हिस्से कर सकते हैं उस सर्कल को समझने के लिए, उस हाथी को समझने के लिए। अब ये देखना, जब जब आपकी नहीं बनती है पर्टिकुलर से व्यक्ति से, जहां 2 व्यक्ति इन्वॉल्व हैं उस सिचुएशन में, तो वो क्या देख रहे हैं? चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं। आप नमोस्तु करते हैं और गुरु आशीर्वाद दे देते हैं। चलो नमोस्तु करो, आप लोग करो तो नमोस्तु। तो हमने आशीर्वाद दिया। हमारी हथेली दिख रही है आपको? कौन सा कलर दिख रहा? कौन सा कलर है बताना? स्किन का कौन सा कलर बताओ तो सही। पिंकिश है, लाइट नहीं है, ब्राउनिश है। देखो हम देख रहे हैं जो कलर है हथेली का ब्राउनिश है। आप क्या कह रहे हो? पिंकिश है। हम सही है कि आप सही हैं? कौन सही है बताओ? कौन सही है? दोनों सही कैसे हो सकते हैं? दोनों कैसे सही हो सकते? या तो आप सही होंगे तो हम सही होंगे। तो दो, यानी एक ही क्वेश्चन के 2 सही आंसर हो सकते क्या? हाँ? एक ही परिस्थिति के 2 सही आंसर हो जाएंगे क्या? हो जाएंगे 2। पिंकिश भी है, ब्राउनिश भी। यदि हम अपनी बात पे अड़ जाए कि नहीं ब्राउनिश ही है, तो क्या होगा? और आप अपनी बात पे अड़ जाओ तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? अब यदि हमें पूरी हथेली को समझना है तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? या तो हम हथेली को पलट दें, अथवा हम आपकी सीट पे आ जाएं और आप हमारी सीट पे आ जाओ। ऐसी है ना? या तो हम इसे पलट दें, घुमा दें पूरा, अथवा जिस एंगल से आप देख रहे हैं उस एंगल से हम देखने लगे। सीधी सी बात है। जिस चश्मे को आपने पहना उस चश्मे को हम पहन ले, अथवा जिस चश्मे को हमने पहना उस चश्मे को आप पहन लो। बात को समझ में आ रही? 2 भाई हैं, एक अपनी पे अड़ा है, दूसरा अपनी पे अड़ा है। अब प्रॉब्लम यह आ जाता है कि दोनों ही अपने पे ही अड़े रहते हैं। 2 व्यक्ति हैं, दोनों ही अपनी बात पे अड़े होते हैं। न सामने वाला इस एंगल को अपनाने की कोशिश करता है, न आप उस एंगल को अपनाने की कोशिश करते हैं। बस समाधान इतना ही है, बड़ा सरल सा है। हम हर परिस्थिति को डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश करें। जो बेटा कह रहा है उसकी दृष्टि को तो भी समझने की कोशिश करें। वो पिता वो क्या कह रहा है? वो युवा है, पढ़ा लिखा है, आप 60 साल के हो गए हैं। जब आप पढ़ते थे आपका अप्रोच अलग था, बेटा आज के ज़माने में रह रहा, उसका अप्रोच अलग है। आपकी दृष्टि में व्यापार का तरीका अलग था,
आज की दृष्टि में व्यापार का तरीका अलग हो जाएगा। अब आप कहो कि मैंने बहुत अनुभव लिया है, मैं बहुत अनुभवी हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। हाँ, आप अपने एंगल से तो सही हो सकते हैं, लेकिन जो बेटा पढ़ कर के आया है, कॉलेज से पास आउट हुआ है, नई दुनिया को उसने देखा भी है, वो अपनी दृष्टि से अपनी बात को रख रहा है, तो आप क्यों अपनी ही बात उस पर थोपने की कोशिश करते हो? आप क्यों नहीं उसके नजरिए से वस्तु स्थिति को देखने की कोशिश करते हो? सेम केस बेटे के साथ भी हो जाएगा। वो क्यों नहीं पिता के एंगल से सोचने की कोशिश करता है? पिता का इतना अनुभव है तो उसका भी उसे लाभ लेना चाहिए। बेटे के पास नॉलेज है, टेक्निकल नो हाउ है, अभी नई टेक्नोलॉजी के अनुसार वो कुछ करना चाहता है, तो पिता को भी समझना चाहिए, हस्बैंड वाइफ को भी समझना चाहिए, एक दूसरे की बातों को नहीं समझना चाहिए। कब कब आपके बीच में संबंध खराब हो जाते हैं, कभी सोचा है आपने? कब कब जीवन इस प्रकार का हो जाता है, विकल्पों से भर उठता है। सोचो, आप स्वयं सोचें। और जो जो आपके साथ घटित हुआ है, जब जब आपके मन में ये विकल्प पैदा हुआ है, उसे लेकर के, उस व्यक्ति को लेकर, उस पार्टनर को लेकर, पति को लेकर, भाई को लेकर, पुत्र को लेकर, किसी को भी लेकर के, सासू को लेकर, बहू को लेकर, क्या कभी हमने उनकी दृष्टि से वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश की है? कोई नहीं करता, जनरली कोई भी नहीं करता। हमें ये लगता है कि हम जो देख रहे हैं वही सही है। क्यों? क्योंकि हम बड़े हैं ना, हमारा अनुभव है, इतने वर्षों का अनुभव है, हम कभी गलत नहीं रहे, हम तो गलत हो भी नहीं सकते, तो हम जो कह रहे हैं वही सही। बात को समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? तो जिंदगी को सिर्फ अपने ही चश्मे से नहीं देखें, दूसरों के चश्मे से भी देखने की कोशिश कर देना चाहिए। और जो व्यक्ति इस सिद्धांत को अपने व्यवहारिक जीवन में ला लेता है, विश्वास मानना, वो हर हाल में एडजस्ट करने वाला हो जाएगा, समझने वाला हो जाएगा। अब आप कहोगे कि कुछ परिस्थिति ऐसी होती हैं जहां उसके दो उत्तर नहीं हो सकते, एक ही उत्तर होता है। कुछ ऐसा भी हो सकता है घटनाक्रम, अब दोनों एक ही नजरिए से उस दृश्य को देख रहे हैं। अब दृश्य सामने है और दोनों फ्रंट से देख रहे हैं। चलो अब इस उदाहरण को लें। अभी तक तो आप इस बाजू थे, वह उस बाजू था। अब एक ही दृश्य को सामने से खड़े होकर के देखा जा रहा है, तो क्या उसमें भी अंतर आ सकता है? आ सकता है कि एक 20 साल का लड़का देख रहा है और एक 60 वर्ष का व्यक्ति देख रहा है। दीवार में एक पेंटिंग लगी हुई है, दोनों उस पेंटिंग को देख रहे हैं, तो दोनों की दृष्टि में वो पेंटिंग एक जैसी ही है, एक जैसी दिख रही है। क्यों अलग है? वही तो कलर है, वही नीला कलर है, वही वाइट कलर है, वही सूर्य उग रहा है दो पहाड़ों के बीच से लालिमा को लिए हुए, बड़े सुंदर साल के वृक्ष खड़े हुए हैं, आसमान में पंछी उड़ रहे हैं, कल कल करती हुई नदी की धारा है। ये चित्र बना है, नदी किनारे पर्वत है और सूर्य का उदय हो रहा है, लालिमा बिखरी है, आसमान में पंछी विचरण कर रहे हैं और वृक्ष के पत्ते लहला रहे हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है। अब ये पेंटिंग बनी हुई है, ठीक है। अब दोनों ही पिता पुत्र
अथवा एक 60 वर्ष का व्यक्ति और एक 20 वर्ष का व्यक्ति उसे देख रहा है, तब तो एक जैसा दिखेगा कि नहीं? बताइए। अभी पहले उदाहरण अलग था, अब स्थिति बदल गई है। अब आप ये कह सकते हैं कि दोनों का एंगल एक, दोनों की दृष्टि एक ही व्यू से लगी हुई है, दोनों फ्रंट व्यू से उस दृश्य को, उस पेंटिंग को देख रहे हैं, तब तो एक जैसा होना चाहिए। नहीं, तो भी जरूरी नहीं कि एक जैसी हो जाए। 60 वर्ष की व्यक्ति की आंखें थोड़ी कमजोर भी हो सकती है ना? हो सकता है उसे दृश्य थोड़ा धुंधला सा दिखे, और जो युवा है उसकी आंखें एकदम अच्छी हैं, तो उसे स्पष्ट हर पत्ती नजर आ रही है। अब वो 60 वर्ष का व्यक्ति उसकी व्याख्या अलग करेगा, और 20 वर्ष का वो बालक युवा अलग करेगा। चलो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों 30-30 साल के और सेम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, तो क्या होगा? तो भी अंतर आ जाएगा। क्यों अंतर आ जाएगा? हाँ, दृश्य तो एक ही है, एक जैसा ही है। उस दृश्य को देख करके वो क्या सोच रहा है, क्या अर्थ निकाल रहा है, आपका अर्थ भिन्न निकल सकता है और उस व्यक्ति का अर्थ भिन्न निकल सकता है कि नहीं? वह अर्थ अपनी समझ के अनुसार निकालता है, आप अर्थ अपनी समझ के अनुसार, क्योंकि आपका इन डेप्थ नॉलेज है उस फील्ड में, और उसका नॉलेज बड़ा सुपरफिशियल है, ऊपरी सतही नॉलेज है, तो वो उसके अनुसार अर्थ निकालेगा। तो समझे, कई बार ऐसा होता है, हम तब भी विसंवाद करने लगते हैं, आपस में हमारा मन नहीं मिलता, हमारी विचारधारा नहीं मिलती। हम ये कहते कि हम एक ही जैसे एंगल से तो देख रहे थे, सामने हमने एक साथ देखा, ठीक है, सामने देखा, एक साथ देखा, एक ही एंगल से देखा, लेकिन आप कौन से भाव को रखते हुए देख रहे थे? एक व्यक्ति फ्रेश था, ताजगी से भरा हुआ था, और एक व्यक्ति बड़ा परेशान था। आप कहोगे ये तो सूर्योदय का चित्र है, और वो कहता है ये सूर्यास्त का चित्र है। आप क्या कह रहे हो? देखो कितना अच्छा सनराइज हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, दिन निकलने को है, और वो कह रहा है खाक दिन निकलने को है। अरे दिन अस्त हो रहा है, दिख रहा नहीं? सूर्य डूब रहा है, जब डूबता है तो ऐसे ही होता है। सूर्य जब डूबता है ना, तो पर्वतों के बीच में छिपा हुआ सा रहता है, अस्ताचल की ओर है, उस समय भी लालिमा छा जाती है। और सूर्य जब उगता है, पर्वत से बाहर आ रहा है, लालिमा लिए है, उस समय भी वही दृश्य है। अब बताइए, वो दृश्य सूर्योदय है क्या है, कि सूर्यास्त वाला है? बताइए। और दोनों एक जैसा वर्णन कर रहे हैं, उसमें 2 पर्वत के बीच से सूर्य है, साइड में बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष खड़े हैं, पंछी ऊपर आसमान में विचरण कर रहे हैं, और नदी का जल बहुत क्रिस्टल क्लियर चमकता हुआ, जैसे उसमें जो झाग उठ रहा है, मानो मोतियां की लड़े उभर करके आ रही हैं। क्या समझ रहे हो? अब दोनों से कहा निबंध लिखो उस पेंटिंग के ऊपर, तो क्या लिखोगे? वो भी सही है, ये भी सही है। जिसने सूर्योदय देखा वो भी सही है, और जिसने सूर्यास्त देखा वो भी सही है। इसलिए सही है क्योंकि ताजगी से भरा हुआ था, प्रसन्नता से भरा हुआ था, उसे सूर्योदय दिख रहा था। और जो स्वयं
उखड़ा हुआ था, परेशान, हताश, निराश था। वह भी सही है, उसे सूर्यास्त ही दिख रहा है, क्योंकि उसके जीवन में परिस्थिति ऐसी है जहां भी वो जाता है उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। उसके जीवन में आनंद का नाम और निशान ही नहीं है। हर क्षण, हर पल, हर घटनाक्रम के बाद उसे सिर्फ कष्ट के अलावा कुछ नहीं मिलता है। और एक वो व्यक्ति है, वो जहां भी जाता है उसे अच्छा ही अच्छा दिखता है। तो बताइए, अब दोनों अपनी बात पे अड़ जाएं, एक कह रहा सूर्योदय, एक कह रहा सूर्यास्त, सही तो दोनों है। हाँ, हम जिस नजरिए से उसे देखते हैं वो नजारा हमें उस प्रकार का नजर आने लगता है। और सामने वाला जिस नजरिए से देखेगा उससे भी उस प्रकार का नजारा नजर आएगा। तो हम उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करें। अब आपस में झगड़ा हो गया है, व्यक्ति थका हुआ है, बीमार है, हमने उसकी वस्तुस्थिति को समझा नहीं और अपनी बात थोप दी। हो जाता है ऐसा कई बार। बिना उसके मूड को समझे हम अपनी बात कहलवाना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं। वो अंदर से बीमार जैसा है, वो आपकी बात सुनकर तो रहा है लेकिन उसका उपयोग उस ओर जा ही नहीं रहा। और आप कहो कि हमेशा मेरी बात सुनकर के अनसुनी कर देते हो। हस्बैंड वाइफ में ऐसे होता है ना, हमेशा मेरी बात सुनकर के अनसुनी कर दी जाती है। वो अनसुनी नहीं कर रहा है, वो परेशान है। उसकी स्थिति को आपने समझने की कोशिश नहीं की। वो अपनी दृष्टि से सही है और वो जो डिमांड किए जा रहा है व्यक्ति, वो भी अपनी दृष्टि से सही है। तो अनेकांत का सिद्धांत बड़ा सुंदर सिद्धांत है। जीवन में हम आनंद चाहते हैं तो बस और कुछ नहीं करना है, हमें सामने वाले की दृष्टि को समझने की कोशिश करना है। उसके द्रव्य, उसके क्षेत्र, उसके काल और उसके भाव को समझने की कोशिश करना है। दृष्टि से अभिप्राय यहाँ पर आंखें नहीं ले लेना। वो किस द्रव्य, वो किस कंडीशन में रह रहा है, किस क्षेत्र से में रह रहा है, कौन सा समय चल रहा है उसका, क्या उसके शरीर की हालत है, क्या उसके परिवार की हालत है, क्या उसकी आर्थिक स्थिति है। हम ये तो कभी सोचते ही नहीं, क्योंकि कोई भी वस्तु स्थिति जो होती है द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को लेकर के होती है। हमारा द्रव्य, हमारा क्षेत्र, हमारा काल, हमारा भाव अलग है, हमारा चतुष्टय अलग है, सो चतुष्टय अलग होता है। और पर चतुष्टय वो अलग होता है, उसका शरीर भिन्न है, उसका द्रव्य, वो जिस क्षेत्र में रहता है उसका घर वो भिन्न है, वो जिस काल से गुजर रहा है वो अलग है। और उस काल में रहते हुए वो इतने भाव बना करके रखा है, ये बड़ी अच्छी बात है। उसकी अपेक्षा से वो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन हम अपने चतुष्टय से उसे देखने की कोशिश कर जाते हैं। अंतर समझना, चतुष्टय समझ में आता है? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, या चार चीज हो सकती है। तो हर एक जीव, हर एक वस्तु अपने अपने चतुष्टय को लिए हुए होती है। जब हम कह रहे हैं दृष्टि, तो सिर्फ आपने एक ही एंगल से लिखा है, आपने उसके चतुष्टय के एक पार्ट को लिया है। हमें मात्र उसके द्रव्य को नहीं लेना, हमें उसके क्षेत्र को भी समझने की कोशिश करना, उसके काल को और उसके भाव को भी समझने की कोशिश करना। जब स्वयं पर आती है तो हर व्यक्ति अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, मैं सही हूं, है ना। जब भी आपस में विसंवाद होता है, मनमुटाव होता है, कुछ ऐसा होता है, आप अपने आप को सही सिद्ध करने की कोशिश करते हो ना,
नहीं करते। मनमुटाव होता ही तब है, विकल्प विसंवाद होते ही तब है जब आप सिर्फ अपने को सही सिद्ध करने की कोशिश करते हो। आप उसके चतुष्टय से देखने की, समझने की कोशिश ही नहीं करते। ये सूत्र हर जगह लगाया करें। फिर देखना, आप जिनके साथ भी रह रहे हैं आपको कभी शिकायत ही नहीं होगी, नहीं होगी शिकायत, क्योंकि आपने हमेशा पहले उसके एंगल को समझने की कोशिश की। और जीवन में आनंद भरना चाहते हैं तो होना ये चाहिए, अपने दृष्टिकोण को हम पहले गौण कर दें, सामने वाले के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। ऐसा क्रेडिट हम देना सीख जाएं तो वो आपका अपना हो जाएगा, कभी उससे शिकायत नहीं होगी। वो अहोभाव से हमेशा भरा रहेगा। बोले देखो, ये हमेशा मेरे पर्सपेक्टिव से ही सोचता है, मेरे ही एंगल से देखने की कोशिश करता है। स्वयं कष्ट में है लेकिन फिर भी वह मेरे एंगल से देख करके मुझे आनंद देने की कोशिश कर रहा है। वह अहोभाव से भर जाएगा, कृतज्ञता के भाव से भरा हुआ होगा। जो जीवन में आनंद लाना चाहता है, संबंधों को व्यवस्थित बनाना चाहता है, हर परिस्थिति को व्यवस्थित देखना चाहता है, तो पहले स्वयं को गौण करे, सामने वाले को इंपॉर्टेंस दे। संबंध की हम बात कर रहे हैं, उसके चतुष्टय से वस्तुस्थिति को समझने की कोशिश करें। यदि हमने उसके चतुष्टय से समझने की कोशिश की तो हो सकता है हमें लगेगा कि यदि हम इसके जगह होते तो हम तो ये भी नहीं कर पाते जितना ये कर रहा है। दृष्टिकोण का बदलने का अर्थ है अपने आप को उसकी जगह रख दो बस। चेंज योर सीट, उसे अपनी जगह और आप उसकी जगह बैठ करके देखने की कोशिश करो। यही अनेकांत है। अनेकांत बहुत बड़ा हुआ नहीं है। शास्त्रों की परिभाषा भी गौण कर दे, अनेकांत बहुत सरल है, बहुत सुंदर है, और जीवन सुंदर इसी से बनता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब क्या करोगे? दूसरे के चश्मे से देखोगे उसका नंबर 3 है और आपका है 1.5 है, और परेशान हो जाए। हाँ, दूसरे के चश्मे को यदि लगाना है तो फिर आंखें भी दूसरे प्रकार की करना पड़ेगा, तब सही दिखेगा। ने सभी एंगल से ने उसके द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार, ये होता है दूसरे के चश्मे का प्रयोग करना। और अपनी ही बात पे अड़े नहीं रहना। आचार्य भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही ना, हमें ही से भी की ओर आना है। ही से भी की ओर ही बड़े सभी हम लोग, 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। 6 के आगे 3 का अर्थ क्या होता है? 6 फिर बाद में 3, कितना हो गया अंक? 63। और 3 के आगे 6 हो जाता है तो क्या हो जाता है? 36। जब 36 होता है, लिखा जाता है, तो दोनों की पीठ एक दूसरे को फेस करती है। और जब 63 लिखा जाता है तो दोनों के चेहरे एक दूसरे को फेस करते हैं, है ना। जहाँ पीठ आ जाती है तो वहाँ 36 का आंकड़ा हो जाता है। यानी दोनों एक दूसरे के मुख को नहीं देख रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। 63 में भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं। देखो 36 हमने लिखा, 6 का मुख इधर है दक्षिण की ओर, 3 का मुख उत्तर की ओर है। अब हमने उसी 36 को 63 कर दिया, 6 को उठा करके यहाँ रख दिया, 3 को उठा करके यहाँ रख दिया। अभी भी 6 का मुख जो है उत्तर की ओर ही, दक्षिण की ओर है, 3 का मुख उत्तर की ओर है। 36 में भी दोनों का मुख सेम डायरेक्शन में था।
डायरेक्शन सेम थी कि नहीं? 36 में भी 3 इधर देख रहा है, 6 इधर देख रहा है, और 63 में भी 6 इधर देख रहा है, 3 इधर देख रहा है। दिशा एक उसी इस जगह पे है, नहीं सेम दिशा है, लेकिन प्लेस बदल गया है, स्थान बदल गया है। 3 की जगह 6 आ गया और 6 की जगह 3 आ गया। तो लोग व्यवहार में ना 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़े में लड़ाई होती है और 63 के आंकड़े में मित्रता होती है। तो जीवन में 36 नहीं 63 की भांति जीना सीखो, अर्थात एक दूसरे के चेहरे को देखो, न कि एक दूसरे से विपरीत दिशा में पीठ दिखाते हुए देखें। तो जहाँ ही आ जाता है वहाँ 36 का आंकड़ा है, और जहाँ भी होता है वहाँ 63 का आंकड़ा हो जाता है। 36 के आंकड़े में लड़ाई है, वितंडावाद है, अशांति है, दुख है, कष्ट है, और 63 के आंकड़े में समझौता है, सामंजस्य है, सुख है, शांति है, आनंद है। तो क्या करोगे? ही से भी की ओर, 36 से 63 की ओर। एक दूसरे को देखना है, लेकिन एक दूसरे को आंख दिखाना नहीं। ठीक है, इतना ही रखें, समय हो गया। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की